पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। जी नहीं, ये कहावत आज की डेट में इस समय पे पूरी तरह से गलत है। मैं इससे एग्री नहीं करता। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी में हर चीज़ का बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस बिटवीन स्पोर्ट्स एंड स्टडीज, एंटरटेनमेंट। अल्टीमेटली वी ऑल्सो हैव गॉट अ लाइफ। और देखो, कहा जाता है कि अगर हमने हर चीज़ में प्रॉपर संतुलन नहीं बनाया, सिर्फ पढ़ते ही पढ़ते रहे और खेले कूदे नहीं, सिर्फ एंटरटेनमेंट में बिजी रहे और बाकी चीज़ें नहीं की, तो कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी के कुछ पहलू, कुछ एरियाज अनडेवलप्ड रह जाएंगे। गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, क्लास 11 स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये हमारे कॉमर्स का बिगिनिंग ईयर है, फर्स्ट ईयर, जिसमें आप अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, यहां जो भी कॉन्सेप्ट्स बनेंगे, यहां जो भी बेस या फाउंडेशन बनेगा, वही आपको इस सब्जेक्ट में बहुत आगे लेके जाएगा। राइट? तो आपका कर्तव्य क्या होना? मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं कि आप चाहे थोड़ी देर पढ़ें, लेकिन तल्लीनता से पढ़ें, हर छोटी चीज पर स्पेशल ध्यान दें। और अकाउंटेंसी की फर्स्ट 4 चैप्टर्स की थ्योरी को तो बिल्कुल ही इग्नोर ना करें। एक एक लाइन, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, उसे ध्यान से पढ़ें। इतना प्यारा बेस बन जाएगा, ये मैं वादा कर रहा हूं आपसे, कि आप 100 on 100 इन अकाउंटेंसी लाओगे। और जहां जहां भी, जिस भी कोर्स में जाओगे, वहां अकाउंटेंसी में धमाल करोगे। और जब ये सब्जेक्ट अच्छा हो जाता है, तो ख्याल रखना बाकी सब्जेक्ट्स आपको और अच्छे और इजी लगते हैं। राइट? पूछिएगा अपने सीनियर्स से, पूछिएगा उन बच्चों से जिन्हें देशपांडे सर ने पढ़ाया है, उनसे पूछिएगा कि 11th और 12th क्लास का बेस कितना मायना रखता है। तो बेटा, इसी सिलसिले में हम अभी आज स्टार्ट कर रहे हैं एक ऐसा चैप्टर जो वाकई में चैप्टर नंबर 5 है, एज पर द प्राइवेट पब्लिकेशंस। राइट? जैसे टी.एस. गरेवाल या डी.के. गोयल। और चैप्टर नंबर पे आप मत जाओ, क्योंकि एनसीईआरटी में ये आपको मिलेगा चैप्टर नंबर थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग के बाद शायद चैप्टर नंबर 3 में आ जाए, जहां पर लिखा होगा रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अब अकाउंटिंग इक्वेशन क्या चीज़ है, तो इसको आप रिलेट करिए अकाउंटिंग की डेफिनेशन से, जहां अपन ने बताया था, जहां हमने डिस्कस किया था, अकाउंटिंग इज डन विथ 2 ऑब्जेक्टिव्स। विच आर दोज 2 ऑब्जेक्टिव्स? जल्दी कॉपी निकालो, पिछली क्लास में लिखा हुआ है आपने, एक बार देख लो। अकाउंटिंग इज डन प्राइमरीली टू कैलकुलेट profit and loss of a business. Calculation of profit and loss, either profit or loss. फॉर्मूला क्या लगाते हैं? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इज इनकम। इनकम मीन्स प्रॉफिट। तो क्या कहा मैंने? अकाउंटिंग इज डन टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। नंबर 2, ऑब्जेक्टिव नंबर 2, उद्देश्य नंबर 2, डिपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल स्टेटस। व्हाट्सएप पे डालते हो ना अपना स्टेटस, है या ना? इंस्टा पे डालते हो, वैसा ही स्टेटस
फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब है दोस्तों आपकी वित्तीय स्थिति, आर्थिक स्थिति कैसी है। आर्थिक स्थिति से मतलब यहां पर है तुम्हारे बिजनेस की बैलेंस शीट। हम बात कर रहे हैं तुम्हारे बिजनेस की बैलेंस शीट की। बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है बैलेंस शीट। एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक होती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या चीज है? बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ assets and liabilities, assets and liabilities। कैसा स्टेटमेंट? इस तरह का फॉर्मेट होता है इसका देखो मैं आपको एक तरीका बताता हूं। ये बेसिकली टी शेप अकाउंट है। आपको आगे पढ़ाया जाएगा लेजर में। लेजर्स आर टी शेप अकाउंट। टी शेप क्यों बोल रहे? देखो बेटा टी बन गया यहाँ पे, लेटर टी, टी फॉर तमिलनाडु, टी फॉर TEAT, चाय, राइट। तो बैलेंस शीट क्या है? इज ए स्टेटमेंट ऑफ व्हाट? एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ऐसी टी बनेगी। टी बनने से ये लेफ्ट राइट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। एक स्पेस को मैंने बीच में से कट किया, दो पार्ट हो गए। राइट हैंड साइड पर लिखा जाता है एसेट्स और लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा जाता है लायबिलिटीज। पहले तो ये सीख लो और इनके साथ हम बीच में यहां पर एक एक अमाउंट का कॉलम अलग से बना देते हैं इस तरह से। समझे आप? चाहे तो आप थोड़ा सा इसको इधर शिफ्ट करके लायबिलिटीज और ये अमाउंट कॉलम को अपन थोड़ा बड़ा बना लेते हैं ताकि फॉर्मेट ठीक ठाक लगे। अब क्या हो गया बेटा? लेफ्ट पे आ गई लायबिलिटीज, राइट पे आ गई एसेट्स। अकाउंटिंग इक्वेशन में उल्टा है। एसेट्स लेफ्ट पे है, लायबिलिटीज कैपिटल राइट हैंड साइड पर है। नेवर माइंड, साइड वाइड फॉर्मेट नॉर्मल चीज है, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट चीज है। क्या कह रहे हैं? बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ व्हाट? एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ बिजनेस। क्योंकि अपन बात किसकी कर रहे हैं? बिजनेस की कर रहे हैं। अकाउंटिंग कौन सी पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्या नाम है हमारी अकाउंटिंग का? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, राइट। तो हमारा फोकस किस पे होगा? बिजनेस पे होगा। बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर ट्रीटेड एज टू सेपरेट entities, two different identities, though they are one, practically they are one, but for the purpose of accounting we separate them. We draw a line between the owner and the business because our focus has to be on business. पिछला वीडियो याद करो, हमारा फोकस बिजनेस पे रहे, इसलिए हम बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल के हिसाब से ओनर और प्रोप्राइटर, ओनर और बिजनेस को अलग अलग कर देते। और ये जो बैलेंस शीट बनाते हैं और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ये किसको ध्यान में रख के बनाते हैं? जल्दी बताओ। हमारा फोकस
बिजनेस पे है, ओनर पे नहीं। ओनर के पर्सनल ट्रांजैक्शंस, पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ओनर आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। राइट। अगर बिल गेट्स अपनी फैमिली के साथ डिनर पर जाते हैं, अपनी फैमिली को लेके वर्ल्ड टूर पे जाते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी में ये रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि ये कंपनी का ट्रांजैक्शन नहीं है। अगर मुकेश अंबानी अपनी फैमिली को बर्थडे पार्टी 5 स्टार होटल में देते हैं, 5 स्टार में देंगे ना, बोलने की क्या ज़रूरत है? इतने रईस हो रखे हैं, क्या ही बताएं, क्या करेंगे इतने रुपयों का। मगर चलो, तो ये ट्रांजैक्शन रिलायंस की अकाउंट्स बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये बिल गेट्स का, मुकेश अंबानी जी का पर्सनल और प्राइवेट ट्रांजैक्शन है। हाँ, लेकिन अगर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन होता है जिसमें एट ए टाइम बिजनेस और ओनर दोनों इन्वॉल्व हैं, जैसे मुकेश अंबानी जी ने रिलायंस कंपनी से 5 लाख रुपए लिए और एक बर्थडे पार्टी की, तो उन्होंने ये जो पैसा निकाला है ये ड्राइंग कहलाएगा। लेकिन देखो, एग्जाम्पल समझो बस। पब्लिक कंपनीज में ड्राइंग का कोई सिस्टम नहीं होता है, ड्राइंग का सिस्टम होता है सिर्फ सोल ट्रेड और पार्टनरशिप में। तो मैं रिलायंस के एग्जाम्पल की जगह आपके आसपास का कोई एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मान लीजिए कोई किराना शॉप है, कोई ग्रोसरी शॉप है, मर्चेंट है, उसने अपनी शॉप से 1000 रुपये लिए और घर में किसी काम के लिए ले गया, ये ड्राइंग कहलाएगा, ये जरूर रिकॉर्ड होगा। तो प्योर पर्सनल ट्रांजैक्शन ऑफ ओनर नहीं लिखते, मगर जिसमें बिजनेस और ओनर दोनों इन्वॉल्व है उनको लिखते हैं। एनीवेज, ये है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। अब बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या करता है? ओनर को और बिजनेस को अलग अलग कर देता है। ओनर जो पैसा बिजनेस में लगाता है वो कैपिटल बन जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि कैपिटल इज अ लायबिलिटी। I do not know whether you understand or not. Please confirm. Capital is a liability of business towards owner. बिजनेस ने ये पैसे जिसको हम कैपिटल बोल रहे हैं बोरो किए हैं। किससे बोरो किए हैं? ओनर से बोरो किए हैं। तो कैपिटल बिजनेस का खुद का पैसा नहीं है, कैपिटल इज अ लायबिलिटी, लायबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स ओनर। इस कारण कैपिटल को इस तरफ लिखा जाता है। लेकिन लायबिलिटीज 2 टाइप की होती है। ये जो लायबिलिटीज हैं इसके 2 पार्ट होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लायबिलिटी। विच आर द 2 टाइप्स? इंटरनल लायबिलिटी, वेरी गुड, जल्दबाजी ना करें, और एक्सटर्नल लायबिलिटी। 2 गई लायबिलिटी की नहीं हुई, देखो, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब जो कैपिटल है वो इंटरनल लायबिलिटी की कैटेगरी में आती है, बिकॉज कैपिटल इज द अमाउंट बोरोड बाय बिजनेस फ्रॉम ओनर। तो ओनर से अगर आपने कुछ उधार लिया है तो यकीन मानिए वो घर की बात है, वो आपके और ओनर के बीच का ट्रांजैक्शन है।
तो वो इंटरनल मतलब लायबिलिटी बिटवीन बिजनेस एंड ओनर, एक्सटर्नल मतलब लायबिलिटी बिटवीन बिजनेस एंड थर्ड पार्टीज, आउटसाइडर्स। अगर आप लोन लेते हो एसबीआई से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आपने लोन लिया, तो वो एक्सटर्नल लायबिलिटी में आएगा। अब ओनर ने लगाया 5 लाख रुपया पर्सनल अपनी तरफ से, आपने मार्केट से लोन लिया 8 लाख का, ये हो गया बोरोड फंड। ओनर आपको देके गया 5 लाख का कैश, कैश बन गया आपका एसेट, राइट। बैंक ने आपको दिया 8 लाख का लोन, तो 5 लाख तो तुम्हारे पास कैश आया जो ओनर ने दिया तुम्हारे पास, यानी बिजनेस के पास। तुम अलग हो, तुम्हारा मालिक अलग है। तुम्हारा मालिक तुम्हें 5 लाख देके गया, तुम बिजनेस हो, तुम अपने आप को मालिक मत समझना, तुम अपने आप को क्या समझना, बिजनेस समझना। और ये ध्यान रखना कि पूरी अकाउंटिंग तुमको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल या बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल या कहते हैं अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल। तो तुम्हें अकाउंटिंग किसके हिसाब से करनी है, बिजनेस को ध्यान में रख। तुम्हारा मालिक तुम्हें 5 लाख का कैश देके गया, तो वो कैश बन गया एसेट, मालिक ने दिए हुए पैसे बन गए लायबिलिटी। बैंक से लिया लोन, अब जब हम बैंक से लोन लेते हैं, ये टेक्निकल चीज बता रहा हूं आपको, जब हम किसी भी बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं, सो यूजुअली वी डू नॉट गेट कैश ऑन हैंड, हाथ में रोकड़ नहीं मिलती, रुपए नहीं मिलते। आपको बैंक क्या बोलेगा कि आपको हमने लोन देना एग्री कर लिया है, आपका लोन सब पास हो गया, सैंक्शन हो गया, मिल जाएगा आपको, लेकिन आपको हमारे यहाँ पहले एक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। तो बिजनेस का अकाउंट जो खुलता है बैंक में, वो कहलाता है करंट अकाउंट। समझे आप? तो एक अकाउंट खुलेगा, ये भी मैं समझाऊंगा आपको। 4-5 टाइप के अकाउंट्स होते हैं, सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट, और एक होता है करंट अकाउंट। इसमें से जो करंट अकाउंट है जनरली एक्सक्लूसिवली ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बना है। वो बात अलग है कि अभी कुछ प्राइवेट फाइनेंसर्स ये फैसिलिटी नॉन बिजनेस क्लास लोगों को भी देने लगे, मगर करंट अकाउंट इज मेंट फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इस पे हम डिटेल में बात करेंगे किसी वीडियो में। तो जब मैं बैंक में लोन लेने जाऊंगा तो बैंक ऐसा नहीं करेगा कि 8 लाख रुपए मेरे हाथ में दे देगा। मेरा एक अकाउंट खुलवाएगा, मेरे अकाउंट में 8 लाख जमा करेगा, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। मैंने आपको कल कहा था मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास मां है। तो जो बैंक बैलेंस है वो क्या चीज है? वो एसेट है। तो दूसरा एसेट कौन सा तैयार हो गया बेटा? बैंक बैलेंस। कितना हो गया बैंक बैलेंस? 8 लाख। अब बिजनेस के पास आप देखिए, हम दोनों तरफ अगर टोटल लगाएं तो 13 लाख आ गया। बस यही मैं आपको कहना चाह रहा था, A इज इक्वल टू L। ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर ऑलवेज इक्वल। डेबिट एंड क्रेडिट ऑलवेज इक्वल। एवरी डेटर हैज अ क्रेडिटर। LHS RHS ऑलवेज इक्वल। बस फर्क क्या रहेगा? लायबिलिटी में सेग्रीगेशन हो जाएगा, इंटरनल और एक्सटर्नल लायबिलिटीज का ख्याल रहे। समझ में आ रही बेटा बात? अब ये 13 लाख के आपके पास एसेट हो गए, आपकी जेब में 5 लाख का कैश है, आपकी जेब में 8 लाख का बैंक बैलेंस है, और देने वाले लोग ये हैं। अब इन्हें आपको रिटर्न करने हैं पैसे।
So you remain liable to pay to owner ₹5 lakh and to बैंक 8 लाख। अब आपने बैंक से लोन लिया, बैंक ने आपको 8 लाख का लोन दे दिया। अब बैंक आपके पीछे नहीं लग जाएगी कि आप उस पैसे का क्या करते हो, राइट। अब आपका बिजनेस है, आपने बिजनेस के लिए रुपया लिया है तो यूज करिए बिजनेस के हिसाब से। तो देखिए, मान लीजिए मैंने ऐसा किया कि अपने बिजनेस के लिए 5 लाख रुपए का फर्नीचर परचेज किया। तो मैं फर्नीचर कैसे परचेज करूंगा? रुपए दूंगा, फर्नीचर लूंगा। मान लीजिए मैंने पैसे चेक से दिए, चेक से दूंगा तो मेरा बैंक बैलेंस कम होगा। तो अब क्या होगा देखना, मैंने लिया फर्नीचर, शॉप में फर्नीचर की जरूरत पड़ी तो मैंने 5 लाख का फर्नीचर लिया और पेमेंट किया चेक से। तो क्या होगा, मेरे पास एक नया एसेट आ गया। देखो, इट्स ए न्यू एसेट। और 5 लाख चेक से दिए तो मेरा बैंक बैलेंस 5 लाख से कम हो जाएगा। यानी मेरे बैंक में पहले 8 लाख थे, ध्यान से देखना। अब ये कितने हो गए बेटा? 3 लाख हो गए। अभी भी देखो, 5 3 8 5 13 ही है और इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, बिकॉज तुमने लोन लेके अपने लिए फर्नीचर खरीदा। तो तुमको बैंक को तो 8 लाख ही रिटर्न करने। यूं मत कह देना बैंक को कि बैंक ओ बैंक, सुनो, तुमने जो 8 लाख का मुझे लोन दिया था ना, तो मुझे तुमको 8 लाख रिटर्न करने थे, मगर उसमें से तो मैं अब 5 लाख का फर्नीचर ले आया, तो अब मुझे तुमको 3 लाख ही देना रहेंगे। हा 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 हा, क्या ये अलाउड होगा? नहीं, तुमको बैंक को 8 लाख ही रिटर्न करने, इसलिए इसमें कुछ भी चेंज नहीं आएगा। तुमने फर्नीचर किसके लिए खरीदा? बैंक के लिए खरीदा कि तुम्हारे लिए? तुम्हारे लिए यानी बिजनेस के लिए। तो तुमने खुद के लिए खरीदा ना, तो बैंक को 8 लाख ही देना है, तुम्हारा फर्नीचर ऐड हो गया। ऐसे ही मान लो तुम 1 लाख रुपए के अपने बिजनेस के लिए गुड्स लेके आए। गुड्स यानी स्टॉक, जिसमें आप डील करते हो। बिजनेस इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट एंड सेटिस्फाइंग सोशल नीड्स। तो 1 लाख के में गुड्स लाया। कौन लाया? बिजनेस लाया। किसके लिए लाया? बिजनेस के लिए लाया। कहाँ से लाया? इधर से। अब मान लीजिए इसका पेमेंट मैं कैश में से कर रहा हूँ, तो मेरे पास एक नया एसेट आएगा जिसका नाम है गुड्स यानी स्टॉक। इसको अपन स्टॉक बोलते हैं, स्टॉक जो बेचने के लिए खरीदते। कितने के लाया? 1 लाख के लाया। अब सपोज मैंने इसका पेमेंट कैश से किया। मेरे पास कैश कितना था? 5 लाख। इसमें से 1 लाख कम हो जाएगा, मेरे पास कैश कितना बचेगा? 4 लाख। तो कैश कम हो गया, गुड्स बढ़ गया। एसेट में ही मैंने कम भी करा, एसेट में ही मैंने बढ़ाया भी। फर्नीचर खरीदा था तब भी मैंने एसेट को बढ़ाया, एसेट को कम किया। ये मत कह देना प्रोप्राइटर से जाके कि प्रोप्राइटर मालिक सुनो, तुमने 5 लाख की कैपिटल दी थी ना, मैंने उसमें से 1 लाख का गुड्स खरीद लिया, तो अब तुम्हारी कैपिटल कम कर रहा हूं मैं। अरे कोई नुकसान हो गया क्या जो कैपिटल कम कर रहे हो? गुड्स आए हैं तो बिक जाएंगे, बिकेंगे तो रेवेन्यू आएगा। तो कैपिटल को कम करने का तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। इधर ही माइनस, इधर ही प्लस। देखो फिर भी टोटल 13 लाख। इसको बोलते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग। इसको बोलते हैं एवरी डेबिट हैज करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। और इसके पीछे कौन है? इसके पीछे है द प्रिंसिपल ऑफ ड्यूल एस्पेक्ट, ड्युअलिटी। The principle of double entry system. Every action has equal and opposite reaction. Every debit has a corresponding credit. Every transaction will have 2 aspects. Right? तो थोड़ा यहाँ तक इसको समझो, बचाओ। हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट्स आएंगे, उनको समझो। अगले वीडियो में मैं आपको कम से कम 20 से 25 इस टाइप के ट्रांजैक्शंस बैलेंस शीट में और अलग से भी करके दिखाऊंगा।
जिससे कि आपका नॉलेज, कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। प्रिंसिपल्स को पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चैनल पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। कुछ अलग पढ़ना चाहें, सजेशन दे दें, उसका वीडियो बना के डाल दिया जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम। बाय बाय, बाय बाय।